नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर सीजन 3 के सेशन 23 में। इस सप्ताह के हमारे डिलीवरेबल्स का ये लास्ट पॉइंट बचा था, तो हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सेशन 23। आते ही सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। संडे इवनिंग बना दी हमने आपकी, और आपका नेक्स्ट वीक बहुत शानदार शुरू होगा, ये हमने इंश्योर कर दिया। ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। सेशन 23 दोस्तों, बहुत बहुत खुशी है मुझे आपको नेक्स्ट वीक का पूरा शेड्यूल दिखाते हुए। बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, ये सब आप ही के लिए है। मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेस। सबसे पहले पावर ऑफ एफटी सुबह 7:30 बजे लाइव क्लास हो रही है, बहुत ही शानदार जा रही है। आज लाइव टेस्ट हुआ था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो नेक्स्ट वीक का पावर ऑफ एफटी का पूरा शेड्यूल देख लो बेटा, सुबह 7:30 बजे कल आपको मुझसे मिलना है, भूलना नहीं। यूपीएससी के संपादकीय विश्लेषण एडिटोरियल हिंदी माध्यम के हम कल से प्रारंभ कर रहे हैं। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए एक अद्भुत पेशकश होगी। इंग्लिश एडिटोरियल का पूरा हिंदी विश्लेषण में दूंगा, एक एक अंग्रेजी शब्द समझाते हुए। तो ये सीरीज मिस मत करना, 11 बजे रिलीज हुआ करेगी ये तपस्या सीरीज में। कल हम सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत शानदार सेशन ला रहे हैं। अगला वेंसडे और अगला फ्राइडे सीए बूस्टर आएगा और सीए फॉर एग्जाम। उसके अलावा हमारी प्रीमियम सीरीज है, उसे आप जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मजा आया। अब एक और बहुत प्यारी खबर है आप सबके लिए, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है, मेरे पर्सनल चैनल youtube.com/संदीप मानूधने पर आपको कल से नॉलेज सीरीज मिलना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल अटेंड करें और एंजॉय करें। बहुत प्यारे प्यारे सेशंस आपको नॉलेज सीरीज के यहां भी मिलेंगे। तो यह है भैया इस वीक का आने वाला धमाका। खूब एंजॉय करो, खूब पढ़ो, फ्री रिसोर्सेज को स्प्रेड करो, हमें सपोर्ट करो, कंट्रीब्यूट करो। प्रीमियम सेशन जरूर जरूर यूट्यूब की हमारी सीरीज ज्वाइन कीजिए। आई थिंक दिस शुड बी अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट फॉर यू। पावर ऑफ एफटी की साइट को एनरोल कर लेना, आप ही के लिए है। शुरू करते हैं ब्रांड वैल्यू के डिस्कशन से। WPP कैंटर ब्रांड्स रैंकिंग है भैया भारत के टॉप ब्रांड्स की। तो ये जो टॉप ब्रांड्स हैं भारत के आपके सामने हैं। HDFC बैंक नंबर 1 पे है, LIC, TCS, एयरटेल, एशियन पेंट्स, KMB, जियो, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, SBI। ये हैं टॉप 10 ब्रांड्स भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स। ये इनका रेवेन्यू नहीं है, ये ब्रांड वैल्यू है, समझ रहे हो आप। तो इसमें जियो हैज एंटर्ड विद अ बैंग। वो बैंक नहीं है, बैंक होना चाहिए, वो स्पेलिंग हमसे गलत टाइप हो गई, उसमें माफी चाहते हैं उसके लिए। तो ये टॉप 10 में जियो का पूरी ताकत से प्रवेश हुआ है दोस्तों। ओवरऑल ब्रांड वैल्यू जितनी भी दिख रही है ब्रांड्स की इस रैंकिंग में, $216 अरब की है। पिछले साल से ऑटो और बैंकिंग फर्म की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब होने की वजह से एक ड्रॉप इसमें देखा गया, बट ये है भारत की टॉप 10 ब्रांड। तो ये पैंडेमिक के बीच में जो चल रहा है आपके सामने है। पैंडेमिक से एक दो चीजें और हो गई हैं। अब काफी सारे एक्सपर्ट्स और टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुल के बोलने लग गए हैं कि भारत में अब के शेप रिकवरी होगी। के शेप रिकवरी का मतलब इकोनॉमी गिरी, उसमें से 2 सेट ऑफ कंपनीज निकली। एक जो बहुत सफल होकर ऊपर गई, 2, 4, 5, 10, 15, 20, और हजारों हजारों जो डूब जाएंगी। तो ये जो पोलराइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, ये ठीक नहीं है। अब मैंने आज 3 आर्टिकल्स पढ़ लिए इसके ऊपर। तो ये के शेप जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला सवाल नोट करें, सेशन को आते ही शेयर और लाइक करें, और इन क्वेश्चंस के कंपाइलेशन और आंसर्स भी देते चलें। पहला सवाल हमारा बिल्कुल क्लियर है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड वैल्यू। अब मैं आपको जब ये ब्रांड वैल्यू दिखाई रहा हूं, तो मुझे इंटरनेट पे बहुत अच्छा चार्ट मिला। एक बहुत बड़े आदमी ने ट्वीट किया था आज, 2010 और 2020 की टॉप दुनिया की FIs, वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, काफी चेंज हो गया। और नंबर 1 पे जो वीजा है, वो तो अपने आप में बैंक भी नहीं है। उसके बाद आता है अमेरिका का JP मॉर्गन चेस, फिर मास्टर कार्ड, ये दोनों बैंक नहीं है। फिर आता है बैंक ऑफ अमेरिका, फिर चीन की कंपनी आ गई ICBC। उसके बाद पेपैल, ये भी बैंक नहीं है। फिर चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, वेल्स फार्गो अमेरिका। तो आप देख रहे हैं टॉप 10 में अमेरिका और चाइना भरे पड़े। तो दोस्तों, एक संदेश बहुत क्लियर है, दुनिया में अब जो कंपटीशन हो रही है, अब वो डायरेक्ट कंपटीशन US वर्सेस चाइना की है। आप इसको LAC लद्दाख में जो चीन की ढिठाई है, जो बदतमीजी चल रही है भारत के अगेंस्ट, उस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चाइना ने खुद को अमेरिका के सामने पोजीशन कर लिया है। और वो ये समझ रहा है कि भारत है क्या, उसको हम सबक सिखा देंगे। लेकिन इकोनॉमी में अगर हम उसके समकक्ष नहीं आ पाते हैं, तो ये गैप बढ़ता चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, What does the presence solely of American and Chinese brands in the top 10 financial institutions indicate? तो ये बहुत बड़े इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे टेबल। दोस्तों, बहुत प्यारी खबर है, आपको बहुत मजा आएगा, एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। WTO और फिशरी सब्सिडीज। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम सदस्य हैं, 165 देश सदस्य हैं। वहां कुछ भी काम होता है तो सबकी साइन होना जरूरी है। अगर एक भी खड़ा होकर बोल दिया एक्सक्यूज मी मैडम, तो वो काम होगा नहीं। समझ में आया आपको?
अब WTO जो है वो क्या है? मल्टीलैटरल ट्रेड प्लेटफॉर्म, बहुपक्षीय व्यापार का एक प्लेटफॉर्म है, मंच है कि सब लोग आओ साथ में अपने टैरिफ्स कम करो ताकि व्यापार बढ़े, और व्यापार बढ़ेगा तो सबका GDP बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, तरक्की बढ़ेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा इश्यू आता है सब्सिडी का, अनुवृत्ति का, जो सरकारें मदद करती हैं किसी सेक्टर को। WTO इस मामले में काफी वेस्ट के प्रति प्रभावित रहता है, और गरीब देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए SNDT आया। SNDT का मतलब होता है कि जब 1 जनवरी 1995 को WTO बना था, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यानी गरीब देशों को, विकासशील देशों को, भारत जैसे देशों को, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को स्पेशल यानी कि विशेष, और डिफरेंशियल यानी थोड़ा अलग ट्रीटमेंट होगा कि भाई कुछ सालों के लिए ये छूट, कुछ सालों के लिए वो छूट, और सब्सिडी में तुम थोड़ा ज्यादा दे दो, ये दे दो, क्योंकि गरीब देश हो, विकासशील हो, क्योंकि अमेरिका से तो तुम लड़ नहीं सकते। अब अमेरिका SNDT हटाने की बात करता है। एनीवे, ये मुद्दा अलग है, समझ लो। WTO सभी प्रकार की सब्सिडीज को रेगुलेट करने की बात करता है कि भाई मेंबर स्टेट्स, नहीं तो फिर ट्रेड में सब्सिडीज तो डिस्टॉर्शनरी हो जाती है ना। एक बहुत बड़ा एरिया होता है दोस्तों फिशरीज सब्सिडी, यानी ये जो मत्स्य पालन और मछली पकड़ने वाली इंडस्ट्री है, फिशरीज इंडस्ट्री। WTO कहता है कि भैया सारे देश अपनी अपनी फिशरी सब्सिडी कम कर दो। क्यों कम कर दें? क्योंकि दुनिया में फिश स्टॉक खत्म हो रहे हैं और ओवर फिशिंग हो रही है। सब्सिडी जितनी ज्यादा देते हो तो मछुआरे जा के उतनी ज्यादा मछलियां पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, तो पूरे फिश स्टॉक से खत्म हो रहे हैं। भारत ने इसका कड़ा विरोध करते हुए ये कहा है कि भाई ये जो आप सब्सिडी कट्स प्रपोज कर रहे हो, गरीब देशों को और विकासशील देशों को आप इन सब्सिडी कट्स में से छूट दे दो, क्योंकि आज कोविड के बाद हमारे मछुआरों को सब्सिडी सपोर्ट की जरूरत पहले से बढ़ गई है। कोविड नहीं था तब भी थी, और अब तो पहले से बहुत बढ़ गई है। सो इंडिया इज नाउ प्रपोजिंग अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज, और उसको सबका सपोर्ट भी मिल गया इंडिया को। पश्चिम कहता है कि ये गलत है। भारत का प्रपोजल क्या है? सब्सिडी कट में किसी भी प्रकार का एग्जेम्पशन आप केवल उन देशों को ग्रांट मत करो जिनका ग्रॉस नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति पर कैपिटा पिछले 3 सालों से $5,000 से ज्यादा रहा हो। अब भारत का तो आप जानते ही हैं 5,000 से कम है। हम यहाँ पे PPP वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअल इंटरनेशनल डॉलर्स में नॉमिनल GDP के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ, तो भारत का तो कम ही है। और भारत ने यह भी प्रपोज किया कि ग्लोबल मरीन कैप्चर में जिन देशों का 2% से ज्यादा शेयर है उनको आप एग्जेम्पशन मत दो, मतलब उनको सब्सिडी कट करवाओ। एंड एग्रीकल्चर इज लेस देन 10% ऑफ GDP, ऐसे देशों को एग्जेम्पशन मत दो, मतलब सब्सिडी कट करवाओ। और जो देश ये 3 शर्तों पे खरे नहीं उतरते, इसके नीचे हैं, उनको आप एग्जेम्पशन दे दो, उनको सब्सिडी कंटिन्यू करने दो। समझ में आया आपको? तो यह है कहानी फिशरी सब्सिडीज की। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाई इज द इश्यू ऑफ फिशरी सब्सिडीज अ हॉट टॉपिक इन द WTO टॉक्स। प्यारे दोस्तों, अब दुनिया में अंततः कैपिटलिज्म हैज कॉट अप विद वाटर इन द मोस्ट लिक्विड ऑफ वेज। अंततः पूंजीवाद ने पानी को सबसे तरल तरीके से पकड़ ही लिया फाइनली। अभी तक ये बचा हुआ था। बहुत बड़ी खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वॉल स्ट्रीट एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में नाउ दे विल स्टार्ट ट्रेडिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कैलिफोर्निया स्टेट्स वाटर सप्लाई। कैलिफोर्निया राज्य जहां जंगलों की आग, क्लाइमेट चेंज और अत्यधिक गर्मी का एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है, कैलिफोर्निया स्टेट की जल आपूर्ति पर ट्रेडिंग फ्यूचर्स वॉल स्ट्रीट में आ गए हैं। CME ग्रुप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बना रहा है, और इस ग्रुप का यह कहना है कि पहली बार दुनिया में इस तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पानी पर आएंगे, और इसका उनका कहना है फायदा यह होगा कि कैलिफोर्निया के जो बड़े बड़े कंज्यूमर है, आलमंड फार्म्स हो गए, उसके अलावा जो वहां की म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनको अब भविष्य में अचानक से पानी की बढ़ती कीमतों के सामने हेजिंग करने का मौका मिलेगा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से। सोचो क्या दिन आ गया है, पानी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं भाई साहब। तो वो वाटर वॉर्स की बात जो है वो गलत नहीं थी। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस एंड वाटर वॉर्स। अब क्लाइमेट चेंज तो वाकई में हो रहा है, कैलिफोर्निया के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा उसके शिकार भी हो रहे हैं, और आज दुनिया भर में 200 करोड़ लोग वाटर तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में कैपिटलिज्म कैसे पीछे रह जाता, उसने फटाफट वाटर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ही बना दी। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वाटर। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। क्लाइमेट चेंज का स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट तो किसी भी स्थिति से पैसा बनाने में इंटरेस्टेड रहता है। आज भारत में पैंडेमिक है, लोगों की हालत खराब है। ओडिशा में न्यूज लाया हूं, वहां के 80% बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, ऐसा न्यूज कहती है। लेकिन हमारा स्टॉक मार्केट दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि रियल इकोनॉमी और सोसाइटी से कुछ हद तक स्टॉक मार्केट हो गए हैं डीलिंक।
और ये खबर आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज जब होगा, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा बनाने लगेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैपिटलिज्म का खेल मज़ेदार है और इंसानों का ही बनाया हुआ है। हमारे बहुत शानदार कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज के कोर्सेज की जानकारी लीजिए और आज ही एनरोल कीजिए। अब आ गए हैं हम ओडिशा पे। प्यारे दोस्तों, बड़ी खतरनाक खबर है। ओडिशा में 80% स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में जाते हैं। ओडिशा का ये रिसर्च रिपोर्ट सामने आया, राखी घोष ने रिसर्च रिपोर्ट बनाया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ट्रेजिक स्टोरीज है इंडिया के हिंटलैंड से। स्टूडेंट्स कोविड के कारण स्कूल जा नहीं रहे, स्कूल बंद है, मिड डे मील भी बंद है। अब जो लोग एकदम मेन शहरों में नहीं है, रिमोट रीजन में हैं, पुअर स्टूडेंट्स हैं, वहां तो इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। तो ओडिशा के रिमोट रीजन में लोग बच्चों को हाथ में मोबाइल लेके यहाँ वहाँ घूमते देखते हैं कि कहीं तो सिग्नल आ जाए, और जहां आते हैं वो वहीं बैठ के पढ़ाई करना शुरू करते हैं। वो लोग जिनके पास मोबाइल है, ऐसे लोग भी कम हैं। कई लोगों ने अपना स्कूल छोड़ा और अब अपने परिवारों को सपोर्ट करने के लिए वो डेली मजदूरी कर रहे हैं। 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों की बात कर रहा हूं। मैनी डोंट हैव स्मार्टफोन्स, तो उन्होंने अब पढ़ाई लिखाई का पूरा विचार ही त्याग दिया। माता पिता के पास पैसा ही नहीं है, स्मार्टफोन आ ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर ये हालत है तो एक और हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन बंद हो गया बहुत हद तक कोविड के चक्कर में, और दूसरी ओर ऐसे लाखों लाखों बच्चे हैं जिनकी स्कूलिंग छूट चुकी है। मान लीजिए अगले साल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ये बीच का 1 साल का गैप, इससे जो नुकसान हुआ है ना, ये हमें 10 साल बाद दिखाई देने वाला है। कहीं ना कहीं हमारी सारी सरकारों को, लोकल बॉडी, स्टेट और यूनियन को बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन और इंटरनेट पहुंचाने का प्रबंध करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। क्योंकि अगर ये पैंडेमिक 1-1.5 साल चल गया और हमारे नंबर देख के लग रहा है कि दिक्कतें रहेंगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान बहुत डीप हो सकता है। तो ये थी ओडिशा की कहानी। काफी खतरनाक ह्यूमन स्टोरी है दोस्तों, ये बड़ी साइलेंटली अनफोल्ड हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्टोरीज हमारे प्राइम टाइम में 9 बजे नहीं आ पाती, क्योंकि वहां दूसरी बहुत गंभीर कहानियां रहती हैं। हमारा अगला सवाल नोट करेंगे। व्हाट आर द की कंसर्न्स रिलेटेड टू रूरल स्टूडेंट्स इन ओडिशाज हिंटलैंड्स? क्रेडिट ग्रोथ हैज फेल्ड टू पिकअप डिस्पाइट गवर्नमेंट मेजर्स। देखिए, सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, आरबीआई ने पूरी ताकत लगा दी मार्च अप्रैल से कि किसी तरह क्रेडिट का, यानी साख और ऋण का प्रवाह इकोनॉमी में बने, लोग ऋण ले, बैंक्स ऋण दें, धंधे फिर से शुरू हों इत्यादि। तो स्कीमों में तो कोई कमी नहीं रही। 3 लाख करोड़ की एमएसएमई की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम भी आई, सब आया। लेकिन आज सितंबर में अब जो सारी रिपोर्ट आ रही है वो ये है, क्रेडिट ग्रोथ नहीं हुई है। ये अच्छी खबर नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्टिमुलस है नहीं, तो क्रेडिट पे सब टिका था। और आज ये खबर आई है कि क्रेडिट ग्रोथ हो नहीं रही है। नॉन फूड क्रेडिट जो है वो एक्चुअली 1,70,000 करोड़ से सिकुड़ गया है मार्च से अगस्त में कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये तो अच्छी खबर नहीं है कि जब सरकार और आरबीआई दोनों पुश कर रही है क्रेडिट ग्रोथ, सो इन मार्च टू अगस्त ऑफ 2020 कंपेयर टू 2019 यू हैव 1,70,000 करोड़ श्रिंकेज इन क्रेडिट। इमेजिन। तो कारण वही हैं, वही 2 पुराने विलेन हैं। सबसे पहले लिमिटेड रिस्क एपेटाइट ऑफ बैंक्स। बैंक्स बोल रहे हैं कि भैया हम केवल सबसे तगड़ी पार्टियों को पैसा देंगे। अब तगड़ी पार्टी को तो पैसा चाहिए ही नहीं गुरु, पैसा उसको चाहिए जो मर रहा है और वो करना चाहता है। बैंक्स रिस्क नहीं लेना चाहते, दे आर क्रेडिट अवर्स, तो लोन्स हो ही नहीं रहे। और मार्केट में लोन की डिमांड भी गिर गई, क्योंकि जनरल कंज्यूमर डिमांड भी गिर गई, तो कंपनियों की इन्वेस्टमेंट डिमांड और एपेटाइट भी गिर गई। विशियस साइकिल है ना। इसीलिए तो कहते हैं द ओनली 800 पाउंड गोरिल्ला इन द रूम विच इज द गवर्नमेंट कैन एक्चुअली टैकल द आई पार्ट ऑफ द जीडीपी इक्वेशन फ्रॉम एक्सपेंसेस साइड, C + G + I + X - M। लेकिन फिलहाल वो हो नहीं रहा है। बैंकर्स कहते हैं कि भैया ऐसा है कि आज का एनपीए का सारा झगड़ा पहले की रेकलेस लैंडिंग से हुआ था, तो अब तो हम नहीं करेंगे। और एमएसएमई की ECGLS भी जो आई थी वो भी इतनी सफल नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये साल तो हमारा पूरा जो है एक तरह से आप मान लीजिए कि अब जा चुका है। अब तो तैयारी अगले बजट में, अगले फाइनेंशियल ईयर की ही करनी पड़ेगी। हमारा अगला सवाल नोट करें। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया एज ऑन डेट? दोस्तों, फार्म लॉस पास हो चुके हैं। मेरा इसके ऊपर बहुत ही डिटेल सेशन है, मुझे लगता है आपने अभी तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आपका स्वागत है, आज के आज देख लीजिएगा दोस्तों। अद्भुत सेशन बना है, तपस्या सीरीज का सेशन था, लोगों ने बहुत सराहा है उसको। और वो सेशन आप फार्म लॉस कंट्रोवर्सी का, कृषि कानून विवाद का आपको यहाँ दिख रहा है। 2.5 घंटे का सेशन है, मैंने एक एक एस्पेक्ट तगड़े से कवर कर दिया, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ध्यान से देख लेना। तो अब आइए इसके ऊपर। प्रधानमंत्री को स्वयं मैदान में 4 बार उतरना पड़ा है कल से। बार बार उनको एक चीज बोलनी पड़ रही है कि देखिए आप डरिए मत, हम एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे।
तो किसान और विरोधी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि अब बिल में लिख दीजिए। अब बिल तो आज राज्यसभा से पारित हो गया वॉइस वोट पे ही। आई थिंक द आइज हैव इट, आंख भी ऊपर नहीं हुई थी वहां पे सभापति महोदय की, तो आई हैड इट और कानून बन चुके हैं अभी ये। तो एमएसपी उसके अंदर है नहीं। प्रधानमंत्री जी बार बार ये बोल रहे हैं कि आप फार्म रिफॉर्म्स का सम्मान कीजिए, आपके भले के लिए हम लाए हैं। बेवजह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि एमएसपी और एपीएमसी खत्म हो जाएंगे, हम ऐसा क्यों करेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि सब तरफ फेक न्यूज फैल गई है, तुम लोग मूर्ख मत बनो। सच्चाई ये है कि हम एमएसपी के प्रति कटिबद्ध हैं और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम कहीं नहीं जाएगा। तो ये सरकार का है। अब लोगों का कहना है कि एमएसपी धीरे धीरे इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि जब एपीएमसी के बाहर सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, आज वैसे भी पूरा एमएसपी मिलता नहीं है और आज वैसे भी अनऑफिशियल सेल एमएसपी से कम पे होती है। तो जब जीरो टैक्स पे बाहर नॉन एपीएमसी प्राइवेट मार्केट्स खड़े होंगे जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उतर जाएंगे, किसानों की बार्गेनिंग पावर वैसे भी काफी कम हो जाएगी और धीरे 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 एमएसपी खत्म होते जाएंगे, एफसीआई का प्रोक्योरमेंट खत्म होता चला जाएगा। ये चिंता है और इसलिए उन्होंने कहा कानून में एमएसपी डाल दो। सरकार ने नहीं डाला है। सरकार का कहना जरूरत क्या है, क्योंकि पहले कहां था। आप समझ रहे हैं ना बात को। तो मेरा अगला सवाल नोट करें और इससे संबंधित आपके सारे सवालों के जवाब मेरे कृषि कानून विवाद वीडियो में मिल जाएंगे, वो आप जरूर देख लेना दोस्तों। एग्जाम के लिए आपको 1 पॉइंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट इज द होल कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द एमएसपी इश्यूज इन द न्यू फार्म लॉज। अब बहुत बड़े एक सज्जन हैं जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के क्षेत्र में बड़ा दखल रखते हैं, अशोक दलवाई साहब। दलवाई कमेटी याद आया आपको, डबलिंग फार्मर इनकम वाली कमेटी? जी हाँ, वही अशोक दलवाई। उनका लंबा चौड़ा लेख मिला तो मैंने सोचा आपको प्रेजेंटेशन में लेख दे दूं, या आप पीपीटी डाउनलोड करके लेख पढ़ लेना, बहुत यूजफुल है। अब अशोक दलवाई साहब पूरी तरह से कह रहे हैं कि नए कानून बहुत शानदार हैं, न्यू फार्म लॉज बहुत प्रोग्रेसिव हैं। और उसके बाद वो कहते हैं, बहुत शांति से सुनना स्टूडेंट्स, वो कहते हैं that the new laws have stitched together entire market of India into one seamless agri market which was earlier a completely fragmented market। तो ये तो बात बहुत अच्छी सुनने में लग रही है कि भारत के विखंडित टुकड़ों 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 में बाजार थे, वो सब अब एक धागे से बन जाएंगे। मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली यही बात हमें 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लिए भी बोली गई थी। तो अब कृषि में क्या होगा हम देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि भारत एक इतना बड़ा देश है, इतनी विविधताएं हैं कि जब भी हम बोलते हैं कि वन नेशन वन दिस वन दैट, तो कहीं ना कहीं हम उनमें स्पेसिफिक रीजनल इडियोसिंक्रेसीज को इग्नोर करके सबको एक रंग से पोतने की बात कर रहे हैं। वो चीज भारत में यूजुअली वर्कआउट हो नहीं पाती, लेकिन शायद कृषि में हो जाए। ये अब अगले 5 साल में हमें पता चलेगा भैया कि ये कृषि के लॉस से फायदा हुआ या नुकसान। तो हमारा अगला सवाल, is the stitching together of so-called fragmented market into one seamless market really a good idea for India? अब दलवाई साहब कह रहे हैं तो सही ही होगा। कोरोना पर वापस आ रहे हैं, पीछा छोड़ नहीं रहा है हमारा, और इस बार की खबर थोड़ी सी डेंजरस है। कई ऐसे देश जो कंट्रोल कर चुके थे वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सुनिए, शांति से सुनिए प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के केसेस देव क्रॉस 3 करोड़ एंड द डेथ्स आर नाउ अप्रोचिंग 10 लाख। 1 मिलियन पीपल विल हैव डाइड ऑफ कोरोना वेरी सून। अमेरिका में यह आंकड़ा 2 लाख पार कर चुका है। वो अमेरिका जो अपने 2 या 3 सैनिकों के मरने पे पूरे तालिबान को उड़ाने की बात करता था, 2 लाख अमेरिकी मारे गए हैं कोविड से। जनवरी में मैं यह बात बोलता तो बोलने में ही अजीब लगता। तो अमेरिका की हालत बहुत खराब हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव का यही एक मुद्दा है जो सीधे उनको हिट कर रहा है और बाइडेन ने उसी एक चीज को पकड़ भी लिया है। प्यारे दोस्तों, अब आती है बुरी खबर। कोविड की परिस्थिति जर्मनी, फ्रांस और पूर्वी यूरोप और लंदन में बहुत तेजी से पिछले 3, 4, 5, 6 दिनों में बिगड़ी है। नंबर ऑफ केसेस आर स्पाइकिंग वंस अगेन। ईयू ने इसीलिए बहुत जल्दी सनोफी और ग्लैक्सो से 30 करोड़ डोजेस का सक्सेसफुल वैक्सीन का सौदा पहले ही कर लिया कि हमें तो तुरंत चाहिए। एंड नोबडी नोज व्हेन द वैक्सीन वुड अराइव, बट दिस वुड बी द मोस्ट एंटिसिपेटेड वैक्सीन इन द वर्ल्ड एवर। हमारा अगला, थाईलैंड में जून के बाद की पहली कोरोना वायरस की मौत भी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति अभी बन गई है कि अदर देन चाइना एक भी देश नहीं जो कह रहा है कि आई हैव कॉन्कर्ड कोविड। और चाइना ऐसा कह रहा है, सच है या झूठ है किसी को नहीं पता, लेकिन अदर देन चाइना देयर इज नो बिग कंट्री विच इज सेइंग आई हैव कॉन्कर्ड कोविड। ये बहुत रिमार्केबल सिचुएशन है। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे प्यारे दोस्तों, व्हाट विल बी द implications of Europe once again sinking in high COVID cases। अब आते हैं भारत की कोविड सिचुएशन पर।
तो देखिए 3 पैरामीटर्स हैं। डेली डेथ यानी रोजाना जो मौतें हो रही हैं, आप ग्राफ में देखेंगे जो हमने एक्सपैंड करके दिखाया है, नीली वाली रेखा भारत की है, हमने सबको पीछे छोड़ दिया डेली मौतों में, और अब हम कंटिन्यूअसली अमेरिका और ब्राजील दोनों से बहुत आगे निकल गए। वो नीली वाली लाइन ध्यान से देखिएगा, पेरू का बिहेवियर तो बड़ा अजीब रहा है, वो पिंक वाली रेखा देखेंगे तो इंडिया डेली डेथ्स में बहुत खराब हालत में है। लेकिन 2 दूसरे पैरामीटर्स, डेथ्स पर मिलियन, उसमें इंडिया इज नॉट डूइंग बैडली, एंड क्यूमुलेटिव डेथ्स उसमें ओवरऑल टोटल अभी तक हमारा इतना बुरा नहीं है, 85,000 है, लेकिन अमेरिका का तो आपको पता है इससे 2.5 गुना है। और ये ग्राफ अब रिवर्स करने की भयंकर आवश्यकता है। भारत में रोजाना 1 लाख केसेस प्लस माइनस 10,000, 1100 मौतें, अब इसको बहुत तेजी से दबाया जाना अब आवश्यक हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई ट्रेंड कहीं से कहीं नहीं दिख रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब तो इस पे चर्चा तक होना एक तरह से बंद हो गई है। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट आर द 3 ways डेथ्स कैन बी मेजर्ड फॉर इंडिया एंड व्हाट इज इंडिया परफॉर्मेंस इन ईच। तो भैया जो बाइडेन कहते हैं कि अब अमेरिका का पूरा चुनाव जो है बेसिकली पैंडेमिक रिस्पांस पर आके रुक गया है, मतलब रूस का दखल, चाइना का दखल, ये वो मुद्दे तो बहुत ही सेकेंडरी हो गए हैं। नाउ एज रबर मीट्स द रोड, और अब सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं चुनाव के पहले, और बड़ा डिफाइनिंग चुनाव है ये। तो बाइडेन कहते हैं कि अमेरिका में ट्रंप साहब ने जो पूरा रिस्पांस दिया है पैंडेमिक क्राइसिस को, इट हैज बीन अ क्रिमिनली पैथेटिक रिस्पांस, और इसलिए ट्रंप का हराया जाना बहुत जरूरी है। फिर वो कहते हैं कि अमेरिकन सिटीजन्स की सारी फ्रीडम खतरे में पड़ गई क्योंकि ट्रंप ने पैंडेमिक अच्छे से हैंडल नहीं किया। तो ये है अमेरिका की पूरी स्थिति। मेरा अगला सवाल नोट कीजिए दोस्तों, व्हाट आर द फंडामेंटल फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड जोई बाइडेन। अंग्रेजी अगर आपके लिए दिक्कत है, इंग्लिश क्रैकर कोर्स आपका 1 पॉइंट सोल्यूशन है। बहुत ही प्यारा कोर्स बनाया है मैंने, 100 सेशंस का ये कोर्स आप आज के आज एनरोल कर लें, आपको बहुत मजा आएगा। 1.25 घंटे के सेशंस हैं। जिसने सिंसियरली इस कोर्स को किया है, सब बच्चों का जबरदस्त फायदा हुआ है। YouTube मेंबरशिप जरूर लीजिए, आप हमें सपोर्ट करें दोस्तों, आपके सपोर्ट से सारा काम चलता है। इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा। हमारे यहाँ करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम भी बहुत शानदार सीरीज चल रही है, लेवल 1 लेवल 2 में पावर ऑफ 10 भी है। आज के आज एनरोल करें, आपको बहुत बहुत फायदा होगा सभी एग्जाम्स के लिए। दीज आर वंडरफुल सर्विसेज ऑन यूट्यूब प्रीमियम चैनल। दोस्तों आज के हमारे 2 एडिटोरियल्स आपके सामने हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आपको कैप्टन GR गोपीनाथ याद होंगे, इन्होंने डेक्कन एयरवेज एक जमाने में 2005-6 में स्थापित की थी, लो कॉस्ट एयरलाइन, भारत की पहली। बहुत ही बाइटिंग एडिटोरियल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, तो ये आपका पढ़ना जरूरी है। वो ये कहते हैं कि भारत में आज केवल कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं जिनके पास सारी दौलत जा रही है, और ये इकोनॉमिक, ये डायरेक्टली गोपीनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया के मेन एडिट में लिखा है, और ये ग्रोइंग इकोनॉमिक और पावर पोलराइजेशन है, जिससे एक दिक्कत ये होगी कि हमारी अर्थव्यवस्था कभी भी सामान्य हो ही नहीं पाएगी अगर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में सब चला गया तो। और वो कहते हैं भारत को फेयर, स्टेबल और सोशली मॉडरेट पॉलिसीज चाहिए तुरंत, नहीं तो हम और सिंक करेंगे। और बिग बिजनेस टाइकून्स हमारी इकोनॉमिक रिकवरी में सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कंपटीशन हो। अब इतना स्केदिंग एडिट लिख दिया, अब इसके बाद कुछ बोलना सुनना ज्यादा बचता है नहीं। आर्य सेन गुप्ता और ललित पांडा कहते हैं कि विनिंग इलेक्शंस इज एक्सीलेंट, बट विनिंग इलेक्शंस इज नॉट डेमोक्रेसी। आई मीन जस्ट विनिंग इलेक्शंस इज नॉट डेमोक्रेसी। इट डज नॉट गिव एनी गवर्नमेंट द राइट टू स्टॉप पीपल फ्रॉम आस्किंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। और अगर संसद का क्वेश्चन आर ही उड़ा दिया जाए तो बहुत सोचने वाली बात होती है कि डेमोक्रेसी की सबसे फंडामेंटल पिलर को ही खत्म कर दिया गया है। तो क्या वो सही है? वो सही नहीं है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का लीड एडिट था, मैंने सोचा ये आप तक आ जाए, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कंट्रीब्यूशन देते चले दोस्तों, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने आपको आने वाले सप्ताह का शेड्यूल दिखा दिया है, बहुत मजा आएगा। आई होप नेक्स्ट वीक भी हमारा बहुत अच्छा जाए आपके साथ। हमारे साथ एक अच्छी यात्रा चल रही है नॉलेज की, और मेरे चैनल को भी कल से देखना शुरू कीजिएगा, आपको वहां तो बहुत कुछ है ही और नया और मिलेगा। आज के लिए इतना ही, सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए। कल सुबह 7:30 बजे पावर ऑफ एफटी में मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।